Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to the class. आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक पूरा ओवरव्यू दे दूंगी पॉपुलेशन इकोलॉजी का। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका, उसमें मैं आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी के नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मैं आपको करवाऊंगी। तो इसमें पूरा ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि एक लिंक जब तक नहीं बैठेगा तब तक इकोलॉजी समझने में मजा नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में, वन बाय वन, जैसे कि मैंने आप लोग को हैबिटेट और नीश का जिस तरीके से हम लोगों ने किया था वैसे ही पॉपुलेशन इकोलॉजी करेंगे। तो आज जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और कल जो है हम लोग इन डेप्थ देखेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। पॉपुलेशन, आई थिंक इसमें ना आप लोग को क्लियरली विजिबल नहीं होगा इस कलर में, वाइट ही रखते हैं स्लाइड्स को। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म, ये तो और भी लाइट में आ रहा है कलर, वेट। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, organism of same species living in an area and generally interbreeding जैसे कि सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन से ही, क्या ये होमोसेपियंस है? स्पीसीज क्या होमो है, सारे के सारे ह्यूमंस है। तो ये सब क्या कर सकते हैं? सब इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ब्रीड करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन क्या कैट डॉग के साथ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट स्पीसीज है। सो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया एंड एबिलिटी टू इंटरब्रीड, दैट्स कॉल्ड पॉपुलेशन। ये बात क्लियर है? तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी में मेनली जो चीजें हम लोग देखने वाले हैं वो कौन कौन सी है? तो बेसिक सी चीजें हैं, और पढ़ने क्या क्या वाले हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, जैसे कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, अगर आप उसके एट्रीब्यूट्स बताते हो तो आप क्या बताते हो? दिखने में कैसा है, वो कितना हार्ड वर्किंग है, ठीक है, लुक्स कैसे हैं उसके, तो ये क्या आते हैं? एट्रीब्यूट। वैसे ही जब हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैसे पॉपुलेशन इफेक्ट होती है, कैसे चेंज होती है पॉपुलेशन। इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। इसके अलावा ग्रोथ मॉडल के बारे में, इसी के साथ लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, इन सब का ओवरव्यू हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में, और इन डेप्थ में कल करवा दूंगी, और कल पॉपुलेशन इकोलॉजी करवा के बाइंड अप करवा दूंगी। ठीक है, इसके बाद में पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखेंगे। ठीक है, सो पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन वेल डिफाइंड एरिया एंड एबिलिटी टू इंटरब्रीड। ठीक है, सो पहले बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स।
पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में क्या क्या देखेंगे? बर्थ रेट, बर्थ रेट, बर्थ रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल बी से, ये ध्यान रखना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल बी से। इसके अलावा इसके अंदर देखेंगे हम लोग डेथ रेट, डेथ रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। किससे? स्मॉल डी। साइन ध्यान रखना है इनके रिप्रेजेंटेशन के, साइन के कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में और क्या देखेंगे? सेक्स रेशियो, इसी के साथ में एज पिरामिड, एज पिरामिड। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, और इसी के अलावा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्पर्स कैसे है, या फिर पॉपुलेशन डिस्पर्जन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, नोट्स आप लोग अभी मत बनाना इसके, ये मैं पहले ही बोल देती हूँ, नोट्स अभी मत बनाना, क्योंकि आज मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, एक होता है ना ट्रेलर, पिक्चर फिर बाद में रिलीज होती है, वैसे देखा ना आपने, तो वैसे ही आज मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी। इन डेप्थ जो है वो मैं कल आपको करवाऊंगी। तो क्योंकि अगर अभी आप लोग नोट्स बनाओगे और कुछ चीजें एडिशन करनी होगी तो आपके पास स्पेस नहीं होगा नोटबुक में, तो नोट्स अभी मत बनाना, नेक्स्ट लेक्चर के बाद में नोट्स बनाना। ठीक है। सो बर्थ रेट को हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बर्थ रेट, जैसे कि बर्थ रेट क्या होता है? पॉपुलेशन का होता है, इंडिविजुअल का तो बर्थ होता है, जैसे कि ये कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, तो इसका क्या हुआ? बर्थ हुआ है। लेकिन बर्थ रेट किसका निकालते हैं हम लोग? ये पॉपुलेशन है पूरी, ये पॉपुलेशन है। मान लो ये जो पूरी पॉपुलेशन है, बर्थ तो इंडिविजुअल का होता है, लेकिन बर्थ रेट किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बर्थ रेट के बारे में जब बात आती है तो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि मान लो इनिशियली जो पॉपुलेशन है, मान लो इनिशियली 100, इनिशियली कितनी है? 100। लेट सपोज ये 2020 की इतनी पॉपुलेशन है, ये 2020 की इतनी पॉपुलेशन है, कितनी? 100। हुआ क्या? हुआ यहाँ पर, हुआ क्या यहाँ पर? 20 इंडिविजुअल जो है उनका बर्थ हुआ, 20 जनों का यहाँ पर बर्थ हुआ। और 2021 में ये पॉपुलेशन कितनी होगी? 2021 में पॉपुलेशन हो गई हमारी 120। तो अभी जो करंट है, करंट कितनी है? 120 हो गई। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बर्थ रेट कैसे निकालते हैं? बर्थ रेट कैसे निकालते हैं? बर्थ रेट को हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने इंडिविजुअल का बर्थ हुआ? 20 इंडिविजुअल का। कितने इंडिविजुअल का बर्थ हुआ? ये इतने इंडिविजुअल का बर्थ हुआ। बर्थ कितने इंडिविजुअल को हुआ? 20 का। और यहां पर बर्थ को एक और टर्म हम लोग देते हैं, दैट इज नेटेलिटी। बर्थ क्या बोलते हैं? नेटेलिटी भी बोलते हैं। और यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी थी? जिस पॉपुलेशन के बारे में बात करें हम लोग, इनिशियली 100 थे ना यहाँ पर, इसी पॉपुलेशन में कितने लोग आए हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसी पॉपुलेशन में 20 लोगों का जन्म हुआ है, तो 20/100 करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग 20/120 कर देते हैं। 120 तो अभी का है ना, इस 100 पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो कि 100 लोग थे यहाँ पर, 100 लोग थे, और इन्होंने क्या किया? इन्हें रिप्रोड्यूस किया और 20 इंडिविजुअल इन्होंने प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, तो अब पॉपुलेशन 120, तो बर्थ रेट कितना है? बर्थ रेट यानी कितने रेट से यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो 20 को प्रोड्यूस किया है किसने? इन 100 ने। इसके बारे में बात करेंगे तो बर्थ रेट ऐसे निकालेंगे, कितना निकलेगा? ये निकलेगा हमारा 1/5, दैट इज 0.1।
ये हमारा बर्थ रेट है। समझ में आया? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, बर्थ रेट क्या है। यहाँ पर मैं लिखवा भी देती हूँ कैसे निकालना है इसको। ये लेक्चर जो है कंप्लीटली मैंने समझाने के लिए रख रखा है, ताकि आपको ये सारी चीजें, सारे टर्म्स क्लियर हो जाए। सीधा नोट्स में से मैं लाइन टू लाइन रीड कर देती तब समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर मैं समझाऊंगी तो आप लोग को सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि मान लो कोई पॉपुलेशन है 100 इंडिविजुअल की, ठीक है, ये 100 इंडिविजुअल है, पॉपुलेशन 100 इंडिविजुअल का पॉपुलेशन है। इसमें क्या हुआ, 20 का बर्थ हुआ, तो बर्थ रेट कितना है, कैसे निकालेंगे? बर्थ रेट स्मॉल बी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये निकलेगा हमारा 20/100, दैट इज 0.1। ये बर्थ रेट, स्मॉल बी कितना है, 0.1। अब यहाँ पर ये बर्थ हुआ है, तो बर्थ को एक और टर्म बोलते हैं हम लोग, क्या? नेटेलिटी। अच्छा, अब मैं आपको एक और यहाँ पर डोज दे देती हूँ कि जो बर्थ है या नेटेलिटी है, इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल बी से। बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से, क्योंकि बर्थ रेट किसका है? पॉपुलेशन का निकाल रहे हैं हम लोग। और बर्थ किसका है? इंडिविजुअल का। एक बंदे का जन्म हुआ, ये क्या है? बर्थ। तो बर्थ या नेटेलिटी एक ही टर्म है, तो इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ ये पूरी पॉपुलेशन है, इस पूरी पॉपुलेशन में 20 इंडिविजुअल का बोर्न हुआ। अब इसका बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? तो कितने बोर्न हुए अपॉन में कितना पॉपुलेशन है, दैट इज द बर्थ रेट। समझ में आया? बर्थ रेट पॉपुलेशन का है और बर्थ इंडिविजुअल का है। समझ आई ये वाली बात? बर्थ को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे और बर्थ रेट को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग ध्यान नहीं रखते। इसके बाद आता है डेथ रेट। तो डेथ रेट में क्या है? डेथ रेट में जैसे कि हमारी मान लो कि 2020 में इतनी पॉपुलेशन थी, 100 इंडिविजुअल की, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 10 इंडिविजुअल जो है इनकी डेथ हो गई। 10 इंडिविजुअल की क्या हो गई? डेथ हो गई। डेथ को हम लोग मोर्टेलिटी भी बोलते हैं। क्या? मोर्टेलिटी। डेथ या मोर्टेलिटी दोनों का मतलब एक ही है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, लेकिन डेथ रेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल डी से। तो डेथ रेट कितना होगा? डेथ रेट अगर मैं निकालने के लिए बोलूं, डेथ रेट दैट इज स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना डेथ हुआ है? डेथ यानी कैपिटल डी। कैपिटल डी कितना हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर अंडर में क्या लेंगे? एन, पॉपुलेशन साइज। तो कैपिटल डी, बर्थ सॉरी डेथ कितना है? 10, और पॉपुलेशन कितनी है? 100, तो कितना निकल के आएगा? 0.1। ये डेथ रेट है। समझ में आई ये वाली बात? बताओ। आई होप ये वाली चीज आप लोग को क्लियर है कि क्या होता है बर्थ रेट और क्या होता है डेथ रेट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर, नेक्स्ट आता है यहाँ पर सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो यानी मेल और फीमेल का रेशियो कितना है पॉपुलेशन में, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर है। ठीक, डेथ रेट कितना आ गया यहाँ पर? 100/10 इज इक्वल टू 0.1। नेक्स्ट, तो यहाँ पर सेक्स रेशियो में देखते हैं हम लोग मेल और फीमेल का रेशियो। मेल फीमेल रेशियो, जैसे कोई 100 इंडिविजुअल का पॉपुलेशन है, जिसमें से मान लो कि 40 मेल है और 60 फीमेल है, तो 40 मेल है 60 फीमेल है, तो ये इस तरीके से 40/60, इससे क्या निकालेंगे हम लोग? सेक्स रेशियो। अब बात करते हैं एज पिरामिड के बारे में। एज पिरामिड में मेनली हम लोग तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। एक है प्री रिप्रोडक्टिव एज, जब रिप्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, जब बच्चे बच्चे होते हैं, टीनेज वगैरह वाली जो एज होती है, ये है प्री रिप्रोडक्टिव। एक होती है रिप्रोडक्टिव एज, जिस एज में रिप्रोडक्शन किया जाता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव एज, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं। और एक होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और सिंपल भाषा में बोलो तो एक बुढ़ापे वाली जो एज होती है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है,
तो यहाँ पर ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन के कुछ ग्राफ यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, क्या ग्रोथ स्टेटस रहेगा पॉपुलेशन का? तो यहां पर पॉपुलेशन जो है इसका ग्रोथ तीन तरीके से हो सकता है। कैसे? एक्सपेंडिंग भी हो सकता है, यानी इतना ज्यादा रिप्रोडक्शन हो रहा हो कि पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में क्या होता है, ये जो रिप्रोडक्टिव एज होता है ये ज्यादा होता है इंडिविजुअल का। इसके अलावा यानी बेस में जो होगा ये ज्यादा ज्यादा यहाँ पर बनेगा लाइन। ग्राफ के बारे में बात कर रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए। सॉरी, प्री रिप्रोडक्टिव, ये प्री रिप्रोडक्टिव। ये जो बेस कैसे ग्राफ बनाएंगे, नीचे प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, रिप्रोडक्शन से पहले और बाद की एक आएगी नीचे, एक आएगा ऊपर, बीच में रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो बेस है ये यहाँ पर लंबा होगा इस ग्राफ में। इसके बाद में फिर यहाँ पर होगा रिप्रोडक्टिव और फिर आएगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। देखो डेथ रेट इतना ही है, इतना ही है डेथ रेट, राइट। पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी बुढ़ापे वाली जो एज है, तो डेथ रेट यहाँ पर ज्यादा है। दूसरा दूसरा पॉपुलेशन कैसे हो सकती है, स्टेबल भी हो सकती है पॉपुलेशन। दूसरा एट्रीब्यूट ये भी है, स्टेबल भी हो सकती है। तो स्टेबल में कैसे आएगा, स्टेबल में ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो ये ऑलमोस्ट सिमिलर होगी रिप्रोडक्टिव। ये रिप्रोडक्टिव जितने लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, समहाउ ये है हमारी पोस्ट प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो यहां पर क्या होता है, बर्थ रेट समहाउ इक्वल होता है डेथ रेट के, कि जितने देखो रिप्रोडक्टिव एज जो है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव के ऑलमोस्ट इक्वल है यहाँ पर। तो बर्थ और डेथ रेट ऑलमोस्ट है इक्वल होता है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का बेल शेप का, जैसे बेल होती है ना इस तरीके की। तो ग्राफ जो है बेल शेप का बनता है, इसको बेल शेप कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल शेप। ठीक है, इसके अलावा तीसरा यहाँ पर पॉपुलेशन का यहाँ पर हो सकता है ग्रोथ स्टेटस, कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रिक्टिंग पॉपुलेशन, या डिक्लाइन पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्टिंग पॉपुलेशन ये कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके का होगा। ये प्री रिप्रोडक्टिव ऐसे होता है, वो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव यहाँ पर इतना होगा, और ये होगा हमारा यहाँ पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो ऐसा पॉपुलेशन जो है ये होता है अर्न शेप का। अर्न यानी देखो कुछ इस तरीके का, कैसा होता है ये, अर्न शेप, अर्न शेप का होता है। इतनी चीज क्लियर हुई है आप लोगों को, किस शेप का होगा, अर्न शेप का। तो तीन तरीके के पिरामिड्स हम लोगों ने देखे, एक्सपेंडिंग पिरामिड, स्टेबल पॉपुलेशन, और इसको जो कॉन्स्ट्रक्टिंग पॉपुलेशन इसको डिमिनिशिंग पॉपुलेशन भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। क्लियर है बात, डिमिनिशिंग पॉपुलेशन भी इसको कहा जाता है। तो जो एक्सपेंडिंग पिरामिड हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा रहता है, रैपिड रहता है। ठीक है, तभी तो देखो यहाँ पर बर्थ रेट क्या है, ज्यादा, तो रैपिड यहाँ पर ग्रो करेगी, रैपिड ग्रो करेगी पॉपुलेशन, क्योंकि बर्थ रेट यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा स्टेबल पॉपुलेशन में क्या रहता है, स्टेबल पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव
एज ग्रुप इक्वल साइज के होंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्मॉल होगा। ये देखो यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया था शायद, ये जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, एज ग्रुप जो है ये सेम होगा, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है ये स्मॉल होगा, बेल शेप का बनेगा। ठीक है, इसके अलावा डिमिनिशिंग में क्या होता है, अनशेप का होता है। अनशेप वाले में क्या होगा, यहाँ पर बर्थ कम होगी। क्या होगी, यहाँ पर बर्थ जो है कम होगी। तो यहाँ पर बर्थ क्या होगी, बर्थ कम होगी, लो बर्थ, लो रिप्रोडक्टिव, लो रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रुप, लो प्री रिप्रोडक्टिव, जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है ना, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो कम होगा, एंड यहाँ पर डेथ वाला जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ये ज्यादा। ठीक है, कुछ इस तरीके का बनता है, अर्न शेप का कुछ इस तरीके का बनता है। इसको मैं ऐसे बना के दिखा देती हूँ आप लोग को, कुछ इस तरीके का बनता है ये, कुछ इस तरीके का बनता है ये। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके का ये कुछ बनेगा, ये प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ डेथ रेट ज्यादा होता है, रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो है ये लो होता है, तो ये अर्न शेप का बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। कितने एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में, बर्थ रेट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में समझा दिया, इस टर्म के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर डेथ रेट क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। इसी के अलावा यहाँ पर ये एज पिरामिड भी देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसके बारे में, नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। तो यहाँ पर मैं केवल आप लोगों को एक तरीके से इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड कम है यहाँ पर। वेट, ये हो गया हमारा फिफ्थ। पहला बर्थ रेट, डेथ रेट, इसके अलावा कौन कौन से देख लिए हम लोगों ने, 6 होते हैं एट्रीब्यूट, 6 के बारे में पढ़ेंगे। बर्थ रेट के बारे में, डेथ रेट के बारे में हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, एज पिरामिड हो गया, फिफ्थ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज। तो इसको साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी, पॉपुलेशन के टर्म्स में बात करें। ठीक है, वैसे डेंसिटी क्या होती है, वैसे डेंसिटी किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ था डेंसिटी कैसे निकालेंगे। वैसे डेंसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल हैं इन पर यूनिट एरिया, इन पर यूनिट एरिया, इससे निकाल लेते हैं हम लोग क्या, डेंसिटी। ठीक है, इसके बाद में डेंसिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो इसके लिए एक टेक्निक होती है डिटरमाइनिंग, जो पॉपुलेशन का साइज है, डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन डेंसिटी बाय, कौन से टेक्निक के थ्रू, एक टेक्निक इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, मार्क रिकैप्चर, मार्क रिकैप्चर टेक्निक, राइट, मार्क रिकैप्चर टेक्निक। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछती हूँ, ये पूछा भी है ये क्वेश्चन एक तरीके से जनरली, ठीक है, बिना किसी कंसेप्ट के पूछ रही हूँ मैं, ऑलरेडी आप लोग अपनी बुद्धि से बताओ, जनरल क्वेश्चन है, जनरल, ठीक है, नॉर्मली। यहाँ पर मान लो एक ये पॉन्ड है,
इस पॉन्ड में आपको पता है बहुत सारे फिश होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिश बना लेते हैं, ये बहुत सारे फिश होंगे यहाँ पर, आई बहुत सारे फिश होंगे, बहुत सारे सारे जैसे मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ, सारे क्या है, फिश है यहाँ, ठीक है, बहुत सारे फिश होंगे। अब आप लोग इस पॉपुलेशन का साइज कैसे पता करो? तो इसके लिए इस टेक्निक को निकाला गया है, मार्क कैप्चर टेक्निक। इसमें क्या क्या जाता है? अच्छा ये बताओ, आपने क्या किया, एक गेम, गेम के जैसे इसको समझते हैं, गेम खेलते हैं चलो एक। तो यहाँ पर लेट सपोज कुशाल है, ठीक है, और इसने क्या किया, इसमें से इस फिश को निकाला, ठीक है। फिश को निकाल के इसने क्या किया, इसने यहाँ पर ऐसे हाथ डाला, रेंडमली हाथ डाला, एक हाथ बना लेते हैं इस तरीके से, रेंडमली इसने हाथ डाला इस पानी के अंदर, रेंडमली, और इसके हाथ में 5 फिश आई। कितनी आई? 5 फिश आई। अब ये इसने हाथ, ये 5 फिश लिए, फिश क्या है, सैंपल है, क्या है, सैंपल, पहली बार निकाला है तो सैंपल 1, 5 फिश आ गई। ये ले ली हम लोगों ने 5 फिश, कुशाल ने 5 फिश निकाली, ठीक है। 6 हो गई शायद ये तो, हाँ, 5 फिश निकाली इसने। फिर इसने क्या किया, इसने इन सबको मार्क कर दिया। मार्क कैसे किया, रिबन बांध दिया इसने, इसके यहाँ भी रिबन बांध दिया इस तरीके से, इसके भी रिबन बांध दिया, 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 तो टैग लगा दिया सबके ऊपर, ठीक है। यानी क्या कर दिया, मार्क कर दिया इन सैंपल को, पहली बार निकाला हुआ सैंपल को इसको सैंपल 1 बोलेंगे, जो कि है 5, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, पहले तो क्या किया इसने, पहले तो इसने सबसे पहले रेंडमली सैंपल लिया है ना, रेंडमली इसने हाथ डाला पॉन्ड के अंदर और 5 फिश इसके हाथ में आ गई। रेंडमली इसने क्या किया, कैप्चर किया सैंपल को, कितने फिश को कैप्चर किया, 5 को। तो ये 5 क्या है, 5 फिश क्या है हमारी, सैंपल 1। सेकेंड इसने क्या किया, कैप्चर किया, इसके बाद फिर थर्ड इसने क्या किया, इनको मार्क किया, मार्क यानी टैग लगा, ठीक है। अब क्या किया इसने, इन फिशेस को वापस से डाल दिया इस पानी के अंदर ही, इसको वापस डाल दिया इस इधर। अब कैसा सिनेरियो है, अब कुछ ऐसा सिनेरियो इस पॉन्ड का, यहाँ पर ये तो बाकी के फिश है जिसको इसने निकाला नहीं था, ठीक है। ठीक है, ये फिश है पॉन्ड में ऑलरेडी, इसने अपने वाली 5 फिशेस को डाल दिया इसमें, वापस डाल दिया, क्योंकि इसने सबके क्या लगा रखा था, मार्क कर रखा था सबको रिबन से। ये सैंपल 1 है हमारा, है ना। पहले ऑलरेडी क्या कर चुका है, ये पहले ऑलरेडी रैंडमली इसने कैप्चर किया था, रैंडमली कैप्चर किया था 5 फिश को, जो कि हमारे क्या है, सैंपल 1 जो है हमारा 5 फिश है। दूसरा इसने क्या किया था, रिबन से टैग कर दिया था या मार्क कर दिया था, दूसरा इसने ये किया था। अब इसने क्या किया, अब कुशाल फिर जाता है, ये कुशाल बना लेते हैं चलो, ये फिर जाता है और फिर से क्या करता है, फिर से यहाँ पर फिशेस को निकालेगा। अब की बार भी क्या कर रहा है, रेंडमली निकाल रहा है। अब रेंडमली जब इसने निकाला तो कुछ तो नई फिश आई इसके हाथ में, 3 तो नई फिश आई और 2 पुराने वाली ही आ गई, जिस जो इसने टैग किया था, आ सकती है ना, 2 पुराने वाली इसके हाथ में आ गई, ठीक है, 2 पुराने वाली आ गई। मान लो अब की बार इसने, लेट सपोज कि 10 फिश निकली, ठीक है, 10 मान लो। दूसरी बार जब इसने हाथ डाला तो इसके हाथ में 10 फिश आई, तो 1 2 3 4 5 6, 10 फिश आई, जिसमें से कि 2 इसके वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले वाली थी, तो इसने दोबारा तीसरी बार क्या किया, रिकैप्चर किया, यानी दोबारा से कैप्चर किया। रिकैप्चर करने के बाद में इसके पास में कितनी फिश आई, 10 फिश आई। ये क्या हमारा सैंपल 2, कितनी फिश, 10 फिश। लेकिन यहाँ पर इस 10 फिश में से
8 फिश जो है वो अनमार्क है ना, बिल्कुल नहीं है, कोई उन पे टैग वगैरह नहीं लग रखा, कोई मार्क नहीं कर रखा था। लेकिन दो जो है उनके ऊपर मार्क है, रिबन लगा रखा है, जो पहले लगाया था इसमें 2 मार्क है, 8 अनमार्क है। अब इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, पॉपुलेशन का साइज निकालते हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालते हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी की ये जो पॉन्ड है इसमें कितनी पॉपुलेशन रही होगी, इसका साइज निकालते हैं इससे। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन साइज को एन से। एन इज इक्वल टू सैंपल वन जो पहली बार इसने कैप्चर किया था, इनटू सैंपल टू, और सैंपल टू जो इसने लिया है, इस सैंपल टू में कितने मार्क हैं, ठीक है, मार्क इंडिविजुअल इन सैंपल टू, इंडिविजुअल इन सैंपल टू, सैंपल टू। तो मार्क वाले देखते हैं, एम यानी मार्क वाले देखेंगे, तो कैसे निकालेंगे अब इसका पॉपुलेशन। सैंपल वन जो था 5 फिश आई थी इसके हाथ में, सैंपल टू में 10 आई हैं, और 10 जो थी 10 में से कितनी मार्क आई थी, 2 मार्क आई थी, तो यहाँ पर निकल जाएगा 25 पॉपुलेशन साइज है इस पॉपुलेशन। समझ में आया, ऐसे निकालते हैं साइंटिस्ट पॉपुलेशन साइज। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या ये कुशाल ये पांचों के पांचों फिशेस को क्या इतनी बार हाथ डालेगा पॉन्ड में कि पांचों के पांचों वो फिश आए जिस पे इसने रिबन डाला था, पॉसिबल है ये, नहीं पॉसिबल। यहाँ पर लाखों फिश है, और लाखों फिश में से क्या वो 5 फिश वो निकाल सकता है, वही नहीं निकाल सकता है, तो रैंडमली इसके हाथ में आ गई थी 2। तो अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि एक पॉन्ड में 100 फिश है, और 100 के 100 जो इसने मार्क करके, सॉरी, एक पॉन्ड में मान लो बहुत सारे फिश है, मान लो लाखों फिश है, जिसमें से इसने कैप्चर किए 100 फिश, स्टार्टिंग में मान लो इसने कैप्चर किए 100 फिश, और इस 100 के 100 को इसने मार्क कर दिया, और मार्क करके फिर डाला इस पॉन्ड के अंदर, दोबारा कैप्चर किया, दोबारा कैप्चर करने के बाद में 500 फिश इसके हाथ में आई, सैंपल वन 500 फिश इसके हाथ में आई, जिसमें से कि 10 फिश जो थी वो मार्क वाली थी जो इसने पहले निकाली थी, बाकी 490 नहीं थी। तो इसको कैसे निकालेंगे, 100 सैंपल वन सैंपल टू 500, मार्क कितनी है 10, तो इस तरीके से निकाल लेंगे, निकल आएगा 5000। लेकिन क्या ये 100 के 100 जो मार्क वाले फिश इनको निकाल सकते हैं, नहीं, नहीं निकाल सकता, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 100 के 100 मार्क्स मार्क वाले फिशेस को नहीं निकाल सकता, ठीक है। अगर ऐसे गिनना होता तो ये फॉर्मूला थोड़ी ना बनाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे फिश जो मार्क वाले थे इनको ये निकाल पाए। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई, ये मैं नोट्स में ही रहने देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इसने कैप्चर किया, फिर मार्क किया, और वापस डाला, फिर रिकैप्चर किया, इसीलिए इसको बोलते हैं मार्क रिकैप्चर टेक्निक। मार्क करने के बाद फिर दोबारा डाल के फिर रिकैप्चर किया, इसलिए इसको मार्क रिकैप्चर टेक्निक कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। मार्क रिकैप्चर टेक्निक का फॉर्मूला लिखवा देती हूँ मैं, n इज इक्वल टू सैंपल वन इंटू सैंपल टू अपॉन मार्क इंडिविजुअल इन सैंपल टू, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर रैंडमली कैप्चर किया, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद में मार्क किया, फिर उसके बाद में उसको वापस से रिलीज कर दिया पॉन्ड में फिशेज को, इसके बाद में फिर क्या किया, रिलीज इन ओरिजिनल पॉपुलेशन, उसके बाद में फिर क्या किया, रिकैप्चर किया। तो यही होता है हमारा मार्क रिकैप्चर टेक्निक। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, ये मैं आपको कल के लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है, और डिटेल में जब देखेंगे तो। इतनी चीज ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम लोगों ने ये किया, और सैंपल वन जो है पहली बार जब निकाला किसी फिश को तो 1000 फिश आए, इसके बाद में दूसरी बार जब निकाला तो 2000 फिश आए, लेकिन उन 2000 में से, क्योंकि सारे सारे मार्क करके डाले थे ना पॉन्ड में 1000 फिश, उन 2000 में से 100 फिश जो है वो मार्क वाले आ गए, और बाकी जो अनमार्क है, बाकी कितने बचे, 1900। तो निकालो पॉपुलेशन का साइज, कैसे निकालोगे, 1000 इंटू 2000, मार्क कितने आए हैं, 100 आए हैं, तो निकाल लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 20,000। ये पॉपुलेशन साइज है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मैं कल आपको सॉल्व करवा दूंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसके बारे में, पॉपुलेशन डिस्पर्जन के बारे में। 6th एट्रीब्यूट कौन सा है, पॉपुलेशन डिस्पर्जन। पॉपुलेशन डिस्पर्जन या डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन,
इसमें क्या होता है पॉपुलेशन डिस्पर्जन या डिस्ट्रीब्यूशन में? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखते हैं इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन का, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहां पर तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है पॉपुलेशन। तीन तरीके से कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है? पहला रैंडम, रैंडम डिस्पर्जन या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मैं जनरल लाइफ के एग्जांपल से समझाऊंगी आपको थोड़ी देर में। और तीसरा होता है क्लम्ड, क्लम्ड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो स्टार्टिंग में बात करते हैं हम लोग क्लम्ड डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। अच्छा, क्लास में जैसे मान लो 100 बच्चे हैं, तो कैसे बैठे होते हैं क्लास में बच्चे? मान लो ये एक यहाँ पर टेबल है, तो क्लास में कैसे बच्चे बैठते हैं? तीन जो बेस्टेस्ट फ्रेंड होंगे ना वो बैठते हैं, और जब लंच पीरियड होता है तो इस सीट के बच्चे भी यहाँ पर आ जाते हैं लंच करने के लिए। तो टोटल इस तरीके से एक झुंड में बैठते हैं, है ना? एक ग्रुप बना के बैठते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है क्लम डिस्ट्रीब्यूशन में? क्लम डिस्ट्रीब्यूशन में क्लोज प्रोक्सिमिटी होती है, पास पास बैठी होती है पॉपुलेशन, नजदीकियां ज्यादा होती है। या फिर ये कह लो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। और जनरली आप लोग देखोगे ना तो ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, इसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। घरों में भी देखो, जैसे फैमिली मेंबर्स पांचों के पांचों इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं, राइट, इकट्ठा बैठ के बातें करते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर झुंड बना के ज्यादा चलते हैं। ठीक है, जनरली आप हाथियों को देखोगे झुंड बना के चलते हैं, चींटियों को देखोगे पूरी लाइन की लाइन कतार चलती है उनकी। तो एक क्लम्ड, एक इकट्ठा होके एक झुंड में जब काम हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से जब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा क्लम्ड डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल से कैसे समझाओ, जैसे प्रेयर होती है ना? तो प्रेयर में क्या होता है? वन हैंड डिस्टेंस, वन हैंड डिस्टेंस, है ना, कि एक एक हाथ के डिस्टेंस पे दूसरा बच्चा खड़ा होगा, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन। ये यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, ये यहाँ खड़ा। तो ये मान लो इस तरीके से मान लो पॉपुलेशन है, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और क्लम्ड कैसे होता है? मान लो एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में ये इंडिविजुअल 4-5 इधर है, 4-5 इधर है, 4-5 इधर, ये क्लम्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आई? तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इंडिविजुअल आर मोर और लेस स्पेस होते हैं एट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलता है? जनरली जनरली जैसे कि आप लोग ने चावल वगैरह की देखी होगी ना, किस तरीके से वो इक्वल डिस्टेंस पे चावल को बोते हैं, है ना? तो ये कहाँ देखने को मिलती है? कॉमन इन मैनेज्ड क्रोपलैंड। क्रोपलैंड, जैसे अगर आप लोगों ने वो निंजा हथौड़ी आता है एक कार्टून सीरियल आता है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कभी कभी दिखाते हैं चावल की खेती कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से उसको चावल के जो छोटे छोटे पौधे से होते हैं, इतना मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है खेती वगैरह के बारे में, लेकिन वो निंजा हथौड़ी में आपने देखा होगा कि जैसे पानी है, पानी में इक्वल डिस्टेंस पे डालते हैं उनको, है ना? इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? मैनेज्ड क्रोपलैंड्स में देखने को मिलता है। एक होता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत रेयर देखने को मिलता है पॉपुलेशन में। रैंडम आर और रेयर भी आर, ऐसे ध्यान रख सकते। इसमें क्या होता है? लैक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लैक ऑफ आकर्षण की कमी इसको कह सकते हैं। यानी कि पॉपुलेशन क्या रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी रेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेयरली यानी कहीं भी बिखरे हुए, कहीं भी, कहीं भी। आपने देखा है ह्यूमंस में कभी ऐसा? देखो एक यहाँ इंडिविजुअल है, दूसरा इंडिविजुअल यहाँ है, दो इंडिविजुअल एक ही रूम में बैठे हुए हैं और बहुत दूर दूर बैठे हैं। बहुत रेयर देखोगे, वरना ये बोरिंग हो जाएगा यहाँ पर बैठा बैठा। तो बहुत रेयर होता है ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो तीन तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है।
अच्छा, यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्पर्जन कैसे निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आते हैं। जस्ट अ सेकेंड। पॉपुलेशन डिस्पर्जन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्पर्जन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि पॉपुलेशन कैसे डिस्पर्स है? पहली बात तो ध्यान रखना आप लोग, डिस्पर्जन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है डिस्पर्जन, डेल डिस्पर्जन, ठीक है, ये सिंबल होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? वेरिएंस अपॉन मीन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। वेरिएंस अपॉन मीन, मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से, और वेरिएंस, ये हमारा वेरिएंस होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स कभी पढ़ा होगा तो उसमें वेरिएंस, मीन, ये सब निकालना आपको सिखाया जाता है, लेकिन अब तक जो इकोलॉजी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें वेरिएंस जो है दिया होता है क्वेश्चन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैसे पता करोगे पॉपुलेशन डिस्पर्स है या फिर पॉपुलेशन जो है वो रेंडम है? कैसे पता करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर वेरिएंस जो है, पहला कंडीशन क्या है? अगर वेरिएंस जो है ये ग्रेटर देन मीन है, या फिर वेरिएंस अपॉन मीन, जब ये निकालते हैं हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, वेरिएंस अपॉन मीन जब ये निकालते हैं, ये ज्यादा बेटर है वेरिएंस अपॉन मीन वाला। जब वेरिएंस अपॉन मीन निकालते हैं, ये जो रिजल्ट आता है हमारा, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो पॉपुलेशन कैसी होगी? क्लम्ड होगी। कैसी होगी पॉपुलेशन? क्लम्ड होगी। क्लम्ड डिस्पर्जन होगा पॉपुलेशन का, कैसा? क्लम्ड डिस्पर्जन। दूसरा, अगर मान लो वेरिएंस अपॉन मीन, वेरिएंस यानी इसको एस स्क्वायर कर देते हो, इसको एक्स बार कर देती हूँ, अगर ये जो है, अगर ये इक्वल टू 1 आती है, 1 के बराबर, ऐसा पॉपुलेशन का डिस्पर्जन कैसा होगा? ऐसा पॉपुलेशन का जो डिस्पर्जन है ये हमारा रैंडम डिस्पर्जन, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। तीसरा, अगर वेरिएंस अपॉन मीन लेस देन 1, 1 से कम है, ये कैसा डिस्पर्जन होगा? ये होगा हमारा यूनिफॉर्म डिस्पर्जन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। अगर वेरिएंस अपॉन मीन जो निकाला, अगर ये 1 के बराबर है तो रैंडम है। वेरिएंस अपॉन मीन अगर 1 से कम है तो यूनिफॉर्म है। अगर वेरिएंस अपॉन मीन जो है ये ज्यादा है 1 से तो क्लम डिस्पर्जन। क्लियर बात? अब बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन करवा के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं 3 वैल्यूज रखती हूँ, समझ जाओगे आप लोग इसी से, क्योंकि मेरे को पता है सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो आप। सरकाज़म में नहीं बोल रही, रियल में बता रही हूँ, सब इंटेलिजेंट हो। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से 2 वैल्यूज ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ले लेते हैं वेरिएंस। क्या है ये? वेरिएंस, आप लोग के लिए लिख भी देती हूँ, वेरिएंस। यहाँ ले लेते हैं मीन, ठीक है, ये मीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएंस का वैल्यू यहाँ पर ले लेती हूँ मैं, लेट सपोज यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 5.01, यहाँ लिख देती हूँ मैं 5.0, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएंस लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर 5.2 लिख देती हूँ, और यहाँ पर 40.3 लिख देती हूँ, ठीक है, मीन। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा ले लेते हैं कि वेरिएंस मान लो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, मान लो 5 दिया गया है, 5.0, और मीन यहाँ पर दिया गया है 0.0, ठीक है, ये वैल्यूज। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? डिस्पर्जन अगर आपको निकालना है,
डिस्पर्जन। डिस्पर्जन कैसे निकालते हैं? वेरिएंस बाय मीन। इस फॉर्मूले से निकालते हैं, अभी बताया मैंने जस्ट, वेरिएंस अपॉन मीन। ये फॉर्मूला होता है डिस्पर्जन निकालने का। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। पहले केस में देखो यहाँ पर वेरिएंस कितना है। पहले केस में वेरिएंस है 5.01, 5.01 अपॉन 5। अच्छा, अभी कैलसी मेरे पास में है नहीं, तो मैं जनरली ऐसे नॉर्मल कैलकुलेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर 5 से 5 कट हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ही आएगी वैल्यू, है ना, 1 के इक्वल ही आएगी। तो यहाँ डिस्पर्जन का वैल्यू कितना आया है? 1 के इक्वल। ठीक है, वेरिएंस अपॉन मीन कितना आया है? वेरिएंस अपॉन मीन जब आपने किया तो ये 1 आया। ठीक है, वेरिएंस अपॉन मीन कितना आया? 1 आया। डिस्पर्जन कितना? 1 के इक्वल आया। तो ऐसा डिस्पर्जन में जब वेरिएंस अपॉन मीन 1 होता है तो ये क्या होता है हमारा? ये रैंडमली पॉपुलेशन। इस केस में, पहले केस में पॉपुलेशन कैसे डिस्पर्स है? रैंडम डिस्पर्सन। समझ में आया? इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा देखो यहीं पे, ये सेकंड वाला। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या दिया गया है? वेरिएंस दिया गया है यहाँ पर 5.2 और मीन कितना दिया गया है? 40.3। डिस्पर्सन कैसे निकालते हैं? वेरिएंस अपॉन मीन। वेरिएंस कितना है? 5.2। मीन वैल्यू कितनी है? 40.3। डिवाइड करो, कितना आएगा ये? डिवाइड करके देखो कितना आएगा। सॉरी, यहाँ पर ये मैंने अपोजिट लिख दिया यहाँ पर। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, वेट वेट, ये मैंने गलत लिख दिया वैल्यू। ये ऊपर लिखना चाहिए था, नीचे लिखना चाहिए था। वेट, मान लो ये ऐसे है, ये 40 है, ये मान लो यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो वेरिएंस मान लो यहाँ पर 40 है, मीन यहाँ पर 5 है। तो डिस्पर्सन क्या होता है? वेरिएंस अपॉन मीन, यानी 40 अपॉन 5। तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्पर्सन क्या है? डिस्पर्सन वेरिएंस अपॉन मीन, जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी 8 आ रहा है वैल्यू। तो ये पॉपुलेशन कितना है? 8 आ रही है वैल्यू। ये पॉपुलेशन होगी हमारी क्लम्ड। कैसे होगी? क्लम्ड डिस्पर्सन है। समझ में आया? तीसरा, थर्ड वन। थर्ड वन क्या है? यहाँ पर मान लो वेरिएंस जो है, वेरिएंस है यहाँ पर 5 और मीन वैल्यू है यहाँ पर, ये भी अपोजिट कर दिया मैंने, वेट, यहाँ पर मान लो वेरिएंस जो है, वेरिएंस मान लो यहाँ पे 0.3 और मीन मान लो यहाँ पर 5। मीन मान लो 5, तो वेरिएंस यहाँ पर है 0.3, मीन वैल्यू है 5। डिस्पर्सन कैसे होगा? वेरिएंस अपॉन मीन। वेरिएंस कितना है? 0.3 और मीन कितना है? 5। तो कितना आएगा? ये अप्रोक्स आएगा हमारा 0.6 समथिंग आएगा शायद, कुछ इतना आएगा, 0.06 समथिंग। तो यहाँ पर ये जो वेरिएंस अपॉन मीन का वैल्यू आया है कितना आया है? 0.06, यानी वेरिएंस अपॉन मीन कितना आया है? लेस देन 1 है। क्या है? लेस देन 1 वैल्यू निकल के आई है हमारी। कितनी आई है वेरिएंस अपॉन मीन? 0.06 आई है। ये वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 निकल के आई है। तो यहाँ पर ये क्या होगा हमारा? ऐसे पॉपुलेशन को बोलते हैं हम लोग रैंडम, सॉरी, ये होगा हमारा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्पर्सन। समझ में आया? तो इस तरीके से डिस्पर्सन निकालते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है कि पॉपुलेशन कैसे डिस्पर्स है, कैसे निकालते हैं। जस्ट वेरिएंस अपॉन मीन से निकालते हैं। वेरिएंस अपॉन मीन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। आपको जस्ट चेक करना है कि जो आपका फाइनल आंसर आया है 1 के इक्वल है, 1 से ज्यादा है, 1 से कम है। अगर आपका फाइनल आंसर जो है वो 1 के इक्वल है तो रैंडम है, 1 से ज्यादा है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, 1 से ज्यादा है तो क्लम डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 से कम है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हम लोगों ने सारे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स देख लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं हम लोग। सेकंड मैंने क्या कहा था? पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखेंगे नेक्स्ट। ये देखो नेक्स्ट किसके बारे में?
नेक्स्ट पे आता है, मैंने सेकंड देखेंगे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो चलिए देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ सेकंड। सेकंड देखते हैं हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकंड आता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। सो कर देते हैं हाई। अच्छा चलो, मान लो ये कोई गांव, लेट्स सपोज ये कोई गांव है, और गांव का जो पॉपुलेशन है ये 100। जब पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन का साइज इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लो 100, कितने इंडिविजुअल है उस गांव में, ठीक है, 100 लोग हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 100 लोग आपस में रिप्रोड्यूस भी करेंगे। मान लो यहाँ पर 20 बच्चों का जन्म हुआ है यहाँ पे, फिर 20 बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे ना, इस पॉपुलेशन के नंबर को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर ये है बर्थ हुआ। बर्थ को किस रिप्रेजेंट करते हैं, बर्थ को नेटेलिटी भी कहा जाता है, क्या, नेटेलिटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। इतनी बात सही है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ लोग मरेंगे भी, सही, कुछ लोग मरेंगे भी। तो 100 है ऐसा तो है नहीं, कुछ लोग बुढ़े भी होंगे, यानी कि जो कि एजड हो चुके होंगे वो मरेंगे भी। मान लो 10 लोग इसमें मरे, डेथ कितनों की हुई, डेथ जिसको कि मोर्टेलिटी भी बोलते हैं, मोर्टेलिटी। तो जो एजड हो चुके हैं, जो बुढ़ापा आ चुका है जिनको, वो मरेंगे भी। तो यहाँ पर मान लो 10 लोग मर गए, -10, ठीक है। तो यहाँ पर डेथ या मोर्टेलिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। अब मान लो कि लेट सपोज, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बाहर जाके बस जाते हैं ना, तो मान लो कि यहाँ पर कुछ बाहर के लोग थे, तो उनको लगा यहाँ पर जगह बहुत ज्यादा इस गांव में रहने के लिए, पानी भी अच्छा खासा है और यहाँ के लोग भी अच्छे, तो हम यहीं पे जाके रहते हैं। तो कुछ लोग ने यहाँ पर इस गांव में शिफ्ट कर लिया, कुछ लोग यहाँ पर आए इस गांव में, ये पहला फैक्टर है। कुछ लोग आए यहाँ पर, ये होगा हमारा आए हैं, एंट्री हुआ है, इमिग्रेशन। क्या होगा, इमिग्रेशन। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनने सोचा कि अब हमारी जॉब लग गई है, अब हम बाहर जाके रहेंगे। तो कुछ लोग यहाँ से गए भी होंगे, ई माइग्रेशन, बाहर शहर में चले गए होंगे बसने के लिए, एग्जिट लिया है लोगों ने। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल ई से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी कब कब है, जब बच्चों का जन्म हुआ है और कुछ लोग आए हैं, तब तो पॉपुलेशन बढ़ी है। लेकिन घटी कैसे है, जब डेथ हुई है और लोग इसको छोड़ के गए हैं, तो पॉपुलेशन घटी है। अब मैं आपसे ओवरऑल पूछूं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना हुआ है, यानी एन कितना है। अगर मैं अब आपसे एन पूछूं पॉपुलेशन का ग्रोथ, तो आप बोलोगे कि 20 लोग तो आए हैं, 20 लोग जन्म हुआ है और 10 लोग आए हैं, टोटल 30 लोग इस पॉपुलेशन के अंदर आए हैं। इसके अलावा इस पॉपुलेशन में तो कितने हैं, 30 लोग तो आए हैं, है ना। इसके अलावा 10 लोग मरे हैं, और इसके अलावा मान लो कि यहाँ से लेट सपोज यहाँ पे 10 लोग आए थे और यहाँ पे 5 लोग चले गए, ठीक है, इसको छोड़ के शहर को, और 5 लोग यहाँ से चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 10 लोग मरे हैं और 5 लोग छोड़ के चले गए हैं, यानी टोटल कितने, 15 लोग हट चुके हैं इस पॉपुलेशन में से, जो 100 की पॉपुलेशन थी पहले। तो अब कितना है यहाँ पर, अब यहाँ पर 30 लोग तो यहाँ पर बर्थ हुआ 30 लोगों का, और 15 लोग डेथ हुए हैं। तो ओवरऑल कितनी ग्रो की है पॉपुलेशन, 100 में, और कितने लोग बढ़े होंगे। तो आप क्या करोगे, 30 - 15, तो यहाँ पर माइनस का साइन में लगा सकती हूँ। तो टोटल कितने लोग, 15 लोग बढ़े हैं, यानी अब 115 का पॉपुलेशन है, राइट। तो यानी कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हो गया इसका, फॉर्मूला आप ऐसे निकालोगे, n इज इक्वल टू बर्थ रेट, बर्थ कैपिटल बी से, प्लस इमाइग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। इससे आप लोग क्या निकालोगे, पॉपुलेशन का साइज निकालोगे, पॉपुलेशन की ग्रोथ निकालोगे कि कितनी पॉपुलेशन ग्रो की है। समझ में आ गई ये बात सबको? अब मुझे पता नहीं चलता आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, आप लोग एक बात बताओ मुझे, यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग को ये कंसेप्ट बताया था बर्थ रेट का, है ना। अब मैं यहीं पे आप लोग से पूछती हूँ, बर्थ रेट बताओ इस पॉपुलेशन का। बताओ चलो, सोचो और बताओ। 2 मिनट का गैप दे रही हूँ मैं आप लोगों को, सोचो। तब तक मैं यहाँ कलर कर लेती हूँ, तब तक आप लोग सोचो बर्थ रेट कितना होगा, दिमाग लगाओ। लगा लिया दिमाग? कितना रहा होगा बर्थ रेट? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने ये सोचा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों ने क्या सोचा होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने ये सोचा होगा कि जो यहाँ पर बर्थ हुआ है, बर्थ कितनों का हुआ है? 20 का। पॉपुलेशन कितनी थी? पॉपुलेशन थी यहाँ पर 100। बर्थ रेट कैसे निकालते हैं, यानी स्मॉल बी, यानी बर्थ रेट। बर्थ रेट आप लोगों ने कैसे निकाला होगा? कैसे निकाला होगा? 20 ऐसे निकाला होगा ना। 1/5 यानी कि 0.2, ये बर्थ रेट है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसे निकाला आप लोगों ने, और ऐसे निकाला तो वेल एंड गुड। ठीक है, ऐसे ही निकलेगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग अपने थर्ड। यहाँ पर थर्ड हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे, कि क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल के बारे में। तो चलिए देखते हैं ग्रोथ मॉडल। तो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ आज के चैप्टर में, और डेप्थ में ये सारी चीजें। ग्रोथ मॉडल, बट मुझे ये है कि अगर मैं आप लोग को समझा दूंगी एक बार, तो ये आपको टफ नहीं लगेगा चैप्टर, फिर ये आपको इजी लगेगा। कल मैं लेके आ जाऊंगी इसके प्रॉपर नोट्स। ठीक है, टेंशन मत लो। ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल में वैसे तो हम लोग मेनली 3 के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है लॉजिस्टिक। मेनली मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ 2 के बारे में। 3 के बारे में इन डेप्थ में कल कल बताऊंगी। आज मैं 2 के बारे में समझाती हूँ। थर्ड का थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल के बारे में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, ग्रोथ मॉडल। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के बारे में। तो ये होता है जो ये, इसको अगर मैं बोलूं, ये होती है आपकी सपनों की दुनिया। अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो सपनों की दुनिया क्यों? जैसे कि एक एग्जांपल समझाती हूँ मैं आप लोगों को। मान लो कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, हाँ, मान लो यहाँ पर मान लो कि पौंड का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो पौंड छोड़ो, यहाँ पर रेड का एग्जांपल ले लेते हैं। रेड का पॉपुलेशन है, ठीक है, सारे रेड हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ये टोटल पॉपुलेशन जो है 100 है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन 100 है। जब आपने इसको देखा था, एन नोट इनिशियली इतनी थी, जब यहाँ पर मान लो शायशा खड़ी हुई है और ये यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही है कि कितनी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर इसने देखा 100 चूहे दिख रहे हैं मुझे आसपास। ठीक है,
तो एन नोट इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, इनिशियल पॉपुलेशन जो है 100 है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया इसने, उसके बाद में यहाँ पर मान लो कि ये मेल चूहा है और ये फीमेल चूहा है, ठीक है, चूहा चूहिया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि ये न्यूली मैरिड है, ठीक है। अब कैसे समझाऊं, क्योंकि समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो मेरे को यहाँ पर एनोलॉजी देनी पड़ेगी आप लोग को। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मतलब ये सपनों की दुनिया है, सपनों की दुनिया, चूहा चूहिया की शादी होगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर इस चूहे चूहिया को कोई बिल्ली नहीं है, मतलब कॉम्पिटिशन ही नहीं है। ये ऐसे दुनिया में है जहाँ कंपटीशन ही नहीं है, सपनों की दुनिया है, सपनों की दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। कोई बिल्ली नहीं है जो आके इनको खा सके, कोई प्रीडेशन नहीं है यहाँ पर। बिल्ली अगर इनको खाती है तो ये क्या है, ये प्रीडेटर है। तो ये कोई प्रीडेशन नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई इनको जान का खतरा ही नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर इनके लिए इतने सारे दाने 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 पड़े हुए हैं, अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड फूड। इतना फूड है कि ये एक मेल दूसरे मेल के साथ में कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, नो कंपटीशन, नो कंपटीशन। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि तेरे बोलेगा तेरे लिए भी बहुत खाना है इस चूहे को, तू अपना खा ले। अभी मेल और फीमेल जो चूहा चूहे जिनकी भी मैरिज हुई थी, अब इनका क्या है, कोई इनको खाने वाला नहीं, कोई बिल्ली इनको खाएगी नहीं। खाना भी खूब है, आराम से क्या करेंगे, आराम से रिप्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करके यहाँ पर क्या किया इन्होंने, अनलिमिटेड चूहे पैदा करती है, अनलिमिटेड यहाँ पे चूहे पैदा करती है, ठीक है। ये सपनों की दुनिया, इतने चूहे पैदा करती है। तो यहाँ पर जूम करके यहाँ पर ग्राफ बढ़ता है, जूम करके पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में ऐसे, स्टार्टिंग में एक दो, फिर जूम करके यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये देखो किस तरीके का, ये जे जे आप लोग ऐसे ही बनाते हो ना, जे जे, तो ये जे ही दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से जे दिख रहा होगा। ढंग से देखो, यहाँ पर चश्मा लगा के जे दिख रहा है ना, ये इस तरीके से जे। इसको जे शेप कर्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जे शेप का कर्व भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर है ये, क्या है ये, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर है। और जे यहाँ पर आर यानी बर्थ रेट इनको बहुत आई है, कॉन्टिन्यूअसली ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो जूम करके यहाँ पर क्या कर रही है, पॉपुलेशन जा रही है। समझ आई बात। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता। एक्चुअल सिनेरियो क्या रहता है। अब आते हैं हम लोग हकीकत की दुनिया पे, हकीकत की दुनिया, हकीकत की दुनिया में क्या होता है, हकीकत की दुनिया में मान लो क्या होता है, यहाँ पे ये चूहा चूहिया है, ठीक है, जिनके अभी भी मैरिज हुई। और यहाँ पर 100 ही है, खाने के रिसोर्सेस कम होंगे यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा ही, जो मदर नेचर होती है मान लो किसी भी एरिया की, तो उसके पास पोटेंशियल होता है। जैसे अब मान लो लेट सपोज यहाँ पर ये आपकी मदर है, इस मदर के मान लो कि 5 चाइल्ड है, 5 बच्चे हैं इस मदर के। अब एक को ये इस गोद में बैठा लेगी, एक को इस गोद में बैठा लेगी, एक को ये पीठ पे बैठा लेगी, चलो। अभी 2 बच्चे बोलेंगे मम्मी हमें भी बैठना है गोद में, तो ये क्या बोलेगी, अब नहीं बैठा सकती मैं, क्योंकि मेरी कैरिंग कैपेसिटी 3 की ही है। कैरिंग कैपेसिटी कितनी की है, 3 की। मैं 3 ही बच्चों को मैं क्या कर सकती हूँ, गोद में 2 को बैठा सकती हूँ, एक को पीठ पे बैठा के मैं मंदिर तक लेके जा सकती हूँ। तो मेरी कैरिंग कैपेसिटी 3 की ही है, इससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रही है बात। तो जो मदर नेचर होती है हमारी, इसकी भी कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर कैरिंग कैपेसिटी नहीं, अगर कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट ही काम नहीं करता ना, तो ट्रोफिक लेवल नहीं देखने को मिलते। ट्रोफिक लेवल में क्या होता है, जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते हो ना, ऊपर लायन होता है, तो आप लोग देख रहे हो उसका नंबर कम होता है। क्यों, क्योंकि मदरलैंड इतने लायन को नहीं रख सकती, क्योंकि अगर बहुत सारे शेर हो गए तो शेर हिरण को खाएगा, हिरण मर जाएंगे, हिरण का पॉपुलेशन डिस्टर्ब होगा, तो पूरा पॉपुलेशन ही गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पर ये गाय को खा जाएंगे, और यहाँ पर घास ही घास हो जाएगी, फिर तो पूरे नेचर पे एक बैलेंस सिचुएशन नहीं रहेगी। अगर मान लो कि गाय इतनी ज्यादा हो गई या हिरण इतनी ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, सारी घास खत्म हो जाएगी, सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे,
समझ में आ रही है बात? अगर मान लो ह्यूमंस इतने ज्यादा हो गए तो ह्यूमंस के लिए रहने के लिए जगह नहीं होगी, खाने के लिए जगह नहीं होगी, पीने के लिए जगह नहीं होगी। तभी तो आप लोग देख रहे हो कि आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, आजकल गवर्नमेंट पॉलिसीज लगा रही है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर यहाँ पर मदरलैंड की कैरिंग कैपेसिटी इतने ही लोगों को मैं रख सकती हूँ, इतने लोगों को मैं खाना दे सकती हूँ, इतने लोगों के लिए ही मेरे पास में स्पेस है। और अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो नेचर क्या करती है, नेचर आपदा आती है, फिर बाढ़ आती है, कहीं पे रूखा सूखा पड़ जाता है, तो आपदा से फिर मर जाते हैं लोग। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि बैलेंस करना उसने अपने पॉपुलेशन को, इससे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रख सकती वो नेचर। समझ में आ रहा है? तो नेचर का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है, कैरिंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस जो है वो प्रोड्यूस करते ही जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टार्टिंग में एक एक पेरेंट्स के 10-10 12-12 बच्चे होते थे, क्या आज के टाइम पे होते हैं? नहीं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इतना ज्यादा आज के टाइम पे कंपटीशन है, जॉब के लिए कंपटीशन। अगर जॉब नहीं होती है तो फिर खाने के लिए सामान नहीं आता, खाना नहीं होगा तो कैसे इतने सारे 10-12 बच्चे पलेंगे। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आज के टाइम पर 1 to 2 चाइल्ड ही होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है वो। तो यानी कि नेचर का भी कैरिंग कैपेसिटी आ गया है कि नेचर मान लो इतने बिलियंस पीपल को ही जगह दे सकती है, इतनों के रहने के लिए ही जगह है, इतनों के खाने के लिए ही जगह, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होने लग जाती है तो फिर डेथ वगैरह यानी प्राकृतिक आपदा या कंपटीशन की वजह से लोग मरने लग जाते हैं। तो वैसे ही केस होता है यहाँ पर लॉजिस्टिक में, कि ऐसा नहीं। एक्सपोनेंशियल को क्या करता है, एक्सपोनेंशियल के केस में तो जूम करके पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कोई वहां पर मर नहीं रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है, नेचर अनलिमिटेड लोगों को बसा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पर एक चूहा चूहिया है, इनकी शादी हुई, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि एक कंडीशन तो ये है, बिल्ली आ जाए इस चूहे को ही मार डाले, हो गई विधवा चुहिया, है ना। तो फिर ये चूहे तो आएंगे नहीं इस दुनिया में। या फिर ये हो जाए कि यहाँ पर ये चूहे आ गए, ठीक है, इनके ये बेबी रैट आ, लेकिन इस कैट ने इन चूहों को ही मार डाला। ये सारी चीजें क्यों चल रही है, क्योंकि नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है कि इससे ज्यादा चूहे मैं नहीं रख सकती, तो इसलिए ये ट्रोफिक लेवल वाला कंसेप्ट चला हुआ है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट आता है कि नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा ये नहीं रख सकते। यहाँ पर रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, लिमिटेड खाना है यहाँ पर, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते तो क्यों जमीन के लिए लड़ाइयां हो रही है, क्यों? क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड खाना है। समझ में आई? इसके अलावा प्रीडेशन भी है, ये बिल्ली आके खा सकती है इन चूहों को, कंपटीशन भी होगा। ठीक है, जॉब के लिए कंपटीशन चल रहा है, क्यों? जॉब क्यों चाहिए? खाने पीने के लिए, तो खाने पीने के लिए कंपटीशन चलता है। लॉजिस्टिक ये है, हकीकत की दुनिया ये है। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा। इसका ग्राफ और समझा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इनिशियली जब बिल्कुल धरती खाली थी, है ना, बहुत थोड़े से लोग थे, 100-200 लोग थे, तो 100-200 लोग मान लो यहाँ पर थे, तो वो क्या करते हैं, वो इनिशियली तो पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारा खाना है, पीना है, इतनी सारी जगह है, वही राजा है उस टाइम के, तो क्या करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। लेकिन आज के टाइम पर देखो, आज के टाइम पर क्या आ गया है, एक स्टैटिक सा फेज आ गया है कि अब पॉपुलेशन की क्या आ गई है, अब नेचर की कैरिंग कैपेसिटी आ गई, इससे ज्यादा वो नहीं रख सकती। तो यहाँ पर ये क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये क्या है, एस। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में तो जे शेप का गया, फिर उसके बाद स्टैटिक हो गई, ये एस एस जैसा नहीं लग रहा आपको? तो इसको सिग्मोइड, सिग्मोइडल कर्व भी बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। अब लिखवा देती हूँ मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में, ठीक है। अब और डिटेल में बात करते हैं, है चैप्टर। असली इकोलॉजी स्टार्ट ही यहीं से हुई अभी। यहाँ पर जस्ट अ मिनट। देखो, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल आर्स।
और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में कैपिटल के रिप्रेजेंटेटिव साइन होता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल दिया किसने था? ये जो है ये दिया था वीर हल्स्ट पियर्ल ने दिया था, इसलिए इसको कई बार वीर हल्स्ट पियर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है इसमें सारी कंडीशन फेवरेबल होती है। कैसी कंडीशन होती है? सारी फेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब, फेवरेबल कंडीशन का मतलब, फेवरेबल कंडीशन का मतलब अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड स्पेस है। ठीक है, रहने के लिए अनलिमिटेड स्पेस है, नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है, नो कंपटीशन, नो कंपटीशन। इसके अलावा नो प्रीडेशन, कोई शिकारी भी नहीं है इनका कि कोई शिकार करके इनको मार दे। और रिप्रोडक्शन भी यहाँ बहुत हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ कैसे जाता है? ग्राफ यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर कैसे जाता है? ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, कुछ इस तरीके से। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया ग्राफ, इधर कर लेते हैं। तो ग्राफ यहाँ कुछ इस तरीके से जाता है जूम करके। ठीक है, इस तरफ होता है टाइम, विद टाइम पॉपुलेशन बढ़ी रही है। इस तरफ होता है एन, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज। ठीक है, दूसरे में क्या है? दूसरे में लॉजिस्टिक वाले में अनफेवरेबल कंडीशन रहती है। यहाँ पर कैसी? अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन रहती है। क्या रहता है यहाँ पर? लिमिटेड फूड रहता है, लिमिटेड फूड होता है, लिमिटेड स्पेस होता है। इसके अलावा कंपटीशन भी देखने को मिलता है, खाने के लिए कंपटीशन, रहने के लिए कंपटीशन। इसके अलावा प्रीडेशन भी देखने को मिलता है, शिकार भी यहाँ पर होता है। ऐसे कंडीशन में क्या रहता है? ऐसे कंडीशन में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, क्योंकि एक नेचर का कैरिंग कैपेसिटी है। नेचर स्टार्टिंग में तो यहाँ पर नंबर बढ़ेगा पॉपुलेशन का, ज्यादा बढ़ जाएगा तो उससे ज्यादा नेचर रख नहीं सकती। ये क्या है? ये के है, कैरिंग कैपेसिटी है, ये टी है, और ये है यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज यानी एन। एन एन देखो कब बढ़ रहा है, एन कब बढ़ता है सबसे ज्यादा? ये देखो इस टाइम पर एन बढ़ रहा है। एन सबसे ज्यादा कब बढ़ता है? मैक्सिमम पॉपुलेशन का ग्रोथ कब होता है? के बाय हाफ, हाफ ऑफ द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी। जब कैरिंग कैपेसिटी आने नहीं होती उसके हाफ में यहाँ पर बहुत जूम करके पॉपुलेशन बढ़ती है एकदम से। तो पॉपुलेशन का साइज मैक्सिमम कब इंक्रीज होता है? मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज कब होती है? साइज इंक्रीज कब होता है? के यानी कैरिंग कैपेसिटी का हाफ, इस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन में जैसे वही थी, शायशा खड़ी होकर देख रही थी ना कि 100 चूहे हैं इनिशियली, तो एन या एन नोट यानी इनिशियली कितने हैं, इनिशियल या ओरिजिनल, इनिशियल पॉपुलेशन का साइज बताती है ये। जब शायशा ने रिसर्च करना स्टार्ट किया था उस टाइम पर वहां पर 100 चूहे थे। ठीक है, उसके बाद में 1 साल बाद इसने जब देखा, आफ्टर टाइम टी, अब ये टाइम 1 साल भी हो सकता है, आफ्टर टाइम टी पॉपुलेशन का साइज कितना है? मान लो कि 50 लोग का बर्थ हो गया तो 150। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कि बर्थ जो है 70 लोगों का मान लो बर्थ हुआ है, सॉरी 70 का बर्थ हो गया और 20 लोग मर गए।
तो 100 है यहाँ पर इनिशियली, तो बर्थ कितनों का हुआ 70 का, तो 170 हो गए ना। उसके बाद में फिर 20 मर गए तो 150, तो 1 साल बाद 150। तो यहाँ पर इनिशियली कितनी थी पॉपुलेशन, डी एन, डी यानी चेंज, पॉपुलेशन में चेंज हुआ है ना, चेंज इन, एन यानी पॉपुलेशन साइज, चेंज इन पॉपुलेशन साइज। और डी टी क्या होगा, एक होता है डी टी एट टाइम टी। ठीक है, पहले इसने 2020 में देखा था, फिर 1 साल बाद 2021 में 150 हो गए। तो डी एन बाई डी टी क्या है यहाँ पर, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी। यानी पहले यहाँ पर 100 लोग थे और 1 साल बाद 150 हो गए। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डीएन बाई डी टी से। डीएन बाई डी टी क्या होता है, डीएन बाई डी टी होता है बर्थ माइनस डेथ। ठीक है, कि यहाँ पर 70 लोग जन्मे, ये जो पहले 100 लोग थे, 100 लोग का पॉपुलेशन था, तो 100 लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 70 लोग को जन्म दिया, 20 को मारा, सॉरी 20 की डेथ हो गई, तो यहाँ पर बाद में 1 साल बाद यहाँ पर 150 लोग हैं, तो यहाँ पर ये बर्थ हुई है, ये डेथ हुई है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। तो यहाँ पर ये डीएन बाई डी टी जो है इस तरीके से देखते हैं। अब और देखो आगे, आगे देखो यहीं पे साइड में ही बना देते हो। ठीक है, ये आगे से प्रोसीड यहाँ से कर रहा है। ठीक है, समझ जाना है से। अब यहाँ पर ये बताओ, जब मैंने आपको कैपिटल बी को आप लोग और डिटेल में अगर मैं इसको बताऊं कैसे पता करोगे, बर्थ रेट निकालते हो। बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ कितना है अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये बी एन हो जाएगा इजिकल टू कैपिटल बी। सिमिलरली डेथ रेट कैसे निकालते हो पॉपुलेशन का, कैपिटल डी अपॉन एन, राइट। तो डी एन जो है ये भी डी के बराबर, यानी डेथ जो है ये ऐसे भी निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर कैपिटल बी जो है, यहाँ पर मान लो मैं पुट कर दूं स्मॉल बी और कैपिटल एन माइनस स्मॉल डी और कैपिटल एन। बर्थ रेट और डेथ रेट ऐसे ही तो निकालते हो आप लोग, है ना। जैसे 100 लोग थे, 70 लोग यहाँ पर पैदा हुए, तो बर्थ रेट इतना हुआ, तो बर्थ जो है यहाँ पर इस तरीके से आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर इसकी जगह ये पुट कर दिया मैंने, पहली इक्वेशन ये है, इसकी जगह ये पुट कर दिया, फाइनल इक्वेशन क्या होगी, बर्थ यहाँ पर एन कॉमन है, एन यहाँ कॉमन है, यहाँ पर डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ, ये अंदर ले लेते हैं, एन बाहर निकाल लेते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इकोलॉजी में ये बर्थ माइनस डेथ जो है इसकी जगह आर लिख दिया जाता है, आर लिख दिया जाता है। तो अब क्या रहेगा, अब रहेगा डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। तो ये फाइनल इक्वेशन आती है हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आर क्या है, आर है बर्थ माइनस डेथ, बर्थ रेट माइनस, सॉरी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। क्या है ये, बर्थ रेट, क्योंकि बी एन था ना, बर्थ रेट, और ये है डेथ, और आर क्या है, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। अब जैसे मान लो कि 70 लोग का जन्म हुआ, 20 लोग मरे, तो 50 लोग इंक्रीज हुए हैं, तो आर क्या आया 50। तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, बर्थ माइनस डेथ से पता कर लेते हैं हम लोग। जितना आर है इसका मतलब उतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, आर इंक्रीज तो पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना इंटीग्रेशन का एक भी एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, डीएन बाई डी टी इक्वल टू आर एन को, लेकिन हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई आर एन। कहीं पे यूज करना नहीं है जनरली, अब तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बस याद कर लेना आप लोग। ठीक है, जहां पर एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, एट टाइम टी, और यहाँ पर एन नोट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। आर क्या है, ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज यहाँ लिख रखा है। ई क्या है यहाँ पर, बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम। ठीक है, क्या है ये, इसके बारे में जान के क्या ही करोगे, है ना।
लोगैरिथम, जो कि हमारे अप्रोक्सीमेटली 2.71821 लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग लॉजिस्टिक के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा था यहाँ पर कि इसके अलावा एक और होता है हमारा, दैट इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट, जिसके बारे में मैंने कहा था कल बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं दे देती हूँ आप लोगों को इसके बारे में, ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को स्मॉल आर से प्रेजेंट करते हैं। किसे? स्मॉल आर से। देखो ये लिख रखा है स्मॉल आर। लेकिन जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है ना, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर नो। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियल वाला ही होता है, वही जे शेप ग्राफ। एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जे शेप ग्राफ। लेकिन यहाँ पर जो ब्रीडर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं यहाँ पर एनुअल, एनुअल ब्रीडर्स। यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर तो एक्सपोनेंशियल थे, कॉन्टिन्यूअस थे। यहाँ पर कैसे ब्रीडर्स थे? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। कैसे थे? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर थे, कंटिन्यूअसली ब्रीड करके पॉपुलेशन को इंक्रीज किया। लेकिन यहाँ पे पीरियोडिकली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ब्रीड किया जाता है, एनुअली, एनुअली नहीं ईयरली, ईयरली ब्रीड किया जाता है। तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो है यहाँ पर एनुअल ब्रीडर के बारे में बात करते हैं हम लोग, या पीरियोडिक ब्रीडर के बारे में बात की जाती है। जैसे कि एनुअल प्लांट्स, पीरियोडिक ब्रीडर्स, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया मैंने। नेक्स्ट था जो हमारा, वो था हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। थर्ड आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लेट मी हाईलाइट दिस वन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बताया था मैंने? इसमें इंपॉर्टेंट बताया था मैंने ये वाली चीज, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल की। ये वाली चीज है ना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपको जब क्वेश्चन सोल्व करोगे। और भी है, और चीजें मैं कल आपको, और फॉर्मूले मैं आपको कल बताऊंगी, अभी ज्यादा डोज नहीं दे रही मैं आप लोगों को। धीरे धीरे करके समझाऊंगी ना तो समझ में आएगा, एकदम से सारी चीजें डिस्क्लोज कर दूंगी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तीसरा है लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इसमें कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात की जाती है, कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। तो यहाँ पर जैसे भी जो फॉर्मूला देखा था ना, dN/dt इज इक्वल टू Rn। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी यानी कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, -n, पॉपुलेशन का साइज अपॉन के, इससे रिप्रेजेंट, इससे निकालते हैं। ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी हमेशा क्या रहेगी? यहाँ पर ज्यादा रहेगी, इसलिए k-n है, ठीक है, अपॉन में k। ये कैरिंग कैपेसिटी के लिए है। अच्छा, याद कैसे रखोगे? मैं कैसे याद रखती थी मैं अपना बता देती हूँ। जैसे dN/dt इज इक्वल टू Rn कहा ना मैंने, एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल। और R क्या है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, है ना। अब बर्थ माइनस डेथ और बर्थ रेट माइनस डेथ रेट दोनों अलग कंसेप्ट है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स बता दिया। याद कैसे रखोगे? डन रन, डन रन, डन रन, ठीक, dN/dt इज इक्वल टू रन, ठीक है। और लॉजिस्टिक का कैसे याद रखती थी मैं? डन रन अपॉन के, ठीक है, समझ आया? दोबारा बता देती हूँ मैं कैसे ध्यान रखती थी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना इन्हीं फॉर्मूले से आएंगे, और लॉजिस्टिक के तो स्पेसिफिकली इसी फॉर्मूले से आते हैं, तो फॉर्मूले ध्यान होना बहुत जरूरी है। दोबारा समझाते हो, देखो, डन रन, ठीक है। dN/dt तो यानी चेंज इन टाइम में देखते हैं, तो डन रन ये हो गया एक्सपोनेंशियल का, और आर होता है बर्थ माइनस डेथ। और लॉजिस्टिक का डन रन कन, यानी k-n रहेगा, k पहले आएगा, डन रन कन के अपॉन के, समझ आया? डन रन कन के। थोड़ा सा ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस तरीके से याद रख सकते हो आप। इसी के अलावा मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम बताया था ना, पॉपुलेशन कब इंक्रीज होगी, कब होगी मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज? n इज इक्वल टू k/2, 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 n इज इक्वल टू k/2, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख लेना। कल तो और भी ज्यादा फॉर्मूलेज बताऊंगी मैं आप लोग को, तो कल के लिए तैयार रहना। अभी तो कुछ भी नहीं बताया मैंने आप, ये तो केवल ऊपर ऊपर का एक होता है ना ओवरव्यू, वो है।
नेक्स्ट, ये सेकेंड ग्रोथ मॉडल है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। सिंबल ध्यान रखना, ज्योमेट्री का जो है ये आर नोट कैपिटल में है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो इसको थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है ये कलर, ऐसे कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, यहाँ पे इसको कर देते हैं हाईलाइट, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा, आर इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ रेट, आर इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ रेट, ये कहा। आर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, या फिर रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी इसको कह सकते हैं, ऑफ इंक्रीज या फिर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अच्छा मेरे पास ना एक, चलो थोड़ा सा क्योंकि ज्यादा आपने पढ़ लिया होगा, थक गए होंगे, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मेरे पास एक लड़की का मैसेज आता है कि मैम आप मुझे ऐसा करो, मैं आपके घर आ जाती हूँ, और नहीं ये नहीं कहा था उसने, उसने कहा था मैम आप ऐसा करो, आप ना फोटोज क्लिक करके आपके जितने भी नोट्स है ना 13 यूनिट्स के, वो सारे मेरे को भेज दो, और मैं प्रिंट आउट करवा के मैं आपको वापस, मैं प्रिंट आउट करवा करवा के और आपको पैसे दे दूंगी, ठीक है। उसने ये कहा था मेरे को कि आपको जितने चाहिए उतने मैं दे दूंगी, 100 चाहिए, 200 चाहिए, पहली चीज तो मेरे को ये चाहिए नहीं है ना 100 200, और दूसरी चीज, आप लोग ये बताओ किसी दूसरे के नोट्स कैसे समझ में आ जाएंगे आपको। अब जैसे ये राइटिंग में लिख रही हूँ, मेरे को खुद की राइटिंग कभी कभी समझ नहीं आती, तो आप लोग को तो क्या समझ में आएगी, है ना। तो नोट्स किसी दूसरे के नोट्स से समझ में नहीं आते, अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे अभी यहाँ पर ये लिख दिया, अब ऐसा ही मैं आप लोग को दे देती, आपको कुछ नहीं समझ आता, आप सोचते क्या भसड़ मचा रखे मैडम ने इसमें, है ना। तो खुद के नोट्स बनाओ, और नोट्स भी मैं बनाना आपको सिखा दूंगी। देखो जैसे आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसके नोट्स कैसे बनाओगे आप लोग, मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने, मैंने यहाँ पर आपको बताया पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बारे में, है ना। मैं नोट्स कैसे बनाती, ऐसे बनाती मैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हेडिंग डालती, इसके बाद में इसमें 6 एट्रीब्यूट पढ़े हैं, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें सबसे पहले पढ़ा बर्थ रेट, बर्थ रेट, दूसरे पढ़ा है डेथ रेट, तीसरा पढ़ा है हम लोगों ने दिस वन, चौथा पढ़ा एज पिरामिड, पांचवा पढ़ा हम लोगों ने, फिफ्थ पढ़ा हम लोगों ने पॉपुलेशन डेंसिटी, और छठवां पढ़ा है हम लोगों ने पॉपुलेशन डिस्पर्जन। तो नोट्स कैसे बनाती है मैं, नोट्स में इस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे इसमें तो मैं बर्थ रेट और डेथ रेट में क्या लिखती मैं, बर्थ रेट क्या होता है हमारा, इसको हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी, कितना बर्थ हुआ है अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। डेथ रेट में स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन एन, इस तरीके से। सेक्स रेशियो मेल बाय फीमेल, इस तरीके से पता करते हैं। एज पिरामिड हम लोगों ने 3 तरीके के पढ़े हैं, 1 2 3, एक पढ़ा एक्सपेंडिंग, एक पढ़ा है स्टेबल, स्टेबल में जो हम लोगों ने पढ़ा है, स्टेबल पढ़ा, एक्सपेंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि बेल शेप का होता है। इसके अलावा एक पढ़ा है डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग में जो ग्राफ था वो अर्न शेप का था, यहाँ पर डेथ ज्यादा थी डिमिनिशिंग वाले में, स्टेबल वाले में रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव बराबर था, और एक्सपेंडिंग वाला, ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ज्यादा थे, यहाँ पर बर्थ रेट क्या थी, ज्यादा थी डेथ रेट से। फिर पढ़ा था पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या था, पहले डेंसिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, टोटल इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, राइट, ये तो डेंसिटी होता है। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे पता करते हैं, मार्क रिकैप्चर टेक्निक से, मार्क रिकैप्चर टेक्निक, है ना। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखती, n इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन मार्क इन सैंपल 2, ऐसे लिख देती। इसके बाद पॉपुलेशन डिस्पर्जन में 3 तरीके का पढ़ा हम लोगों ने,
रैंडम पढ़ा है, रैंडम रेयरली देखने को मिलती है। इसके अलावा हम लोगों ने क्लम्ड पढ़ा है, क्लम्ड में लिख देती मैं झुंड, इस तरीके से मैं हिंदी में भी यूज करती थी मैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म पढ़ा है, यूनिफॉर्म में हम लोग क्या लिख देते हैं, यूनिफॉर्म यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद में यहाँ पर कैसे देखती मैं डिस्पर्सन, डिस्पर्सन कैसे पता करते हैं, अगर वेरिएंस अपॉन मीन जो है अगर इक्वल टू 1 है तो रैंडम है, वेरिएंस अपॉन मीन जो है अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो क्लम्ड है। इसके अलावा डिस्पर्सन इक्वल टू अगर वेरिएंस अपॉन मीन जो है ये स्मॉल देन 1 है तो यूनिफॉर्म। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट एक पेज पे खत्म, या आधे पेज पे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में क्या पढ़ा हम लोगों ने, इसके बाद में मैंने यहाँ पर आप लोगों को करवाया है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में भी अभी तक बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी हैं। एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। इसमें सारी फेवरेबल कंडीशन है, इतना लिख देती मैं, फेवरेबल से सारी चीजें ध्यान रह जाती क्या क्या कंडीशन है। इसके बाद में इसमें मैं क्या लिखती, इसमें लिखती मैं dn/dt इज इक्वल टू rn, जहां पर r क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला nt इज इक्वल टू एन नोट ER, ये फॉर्मूले बताए मैम ने, जिसमें मैम ने इंपॉर्टेंट ये बोला तो इसको इंपॉर्टेंट लगा देती। इसके बाद में यहाँ पर और क्या पढ़ती, और यहाँ पर दूसरा लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक वाले में कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात हो रही है, तो मैक्सिमम एन कब होगा, k/2 जब होगा तो मैक्सिमम एन देखने को मिलेगा। दूसरा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट मैम ने बताया dn/t इज इक्वल टू rn k-n अपॉन k। इसके अलावा इसका ग्राफ बना देती है इस तरीके से, इसके अलावा इसका ग्राफ बना देती है इस तरीके से जे शेप का, इधर लिख देती है सिग्मोइडल है, इधर लिख देती है जे शेप का है। तीसरा यहाँ पर ये टाइम है और यहाँ पर ये एन है। तीसरा यहाँ पर ज्योमेट्रिक पढ़ा, ज्योमेट्रिक जो है, ज्योमेट्रिक में आर नोट जो है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर थे, यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर थे, और लॉजिस्टिक में अनफेवरेबल कंडीशन थी, और लॉजिस्टिक में अनफेवरेबल में एनुअल ब्रीडर, एनुअली ब्रीड करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, और बाकी जो और कल डिटेल में बताऊंगी तो वो भी मैं इसी में नोट कर लेती हूँ। इस तरीके से ये पढ़ा अब तक हम लोगों ने बस, हालांकि 1 आवर हो चुका है लेकिन पढ़ाई यही है। अब आता है यहाँ पर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। तो हर स्पीसीज जो है ना वो अपना आर इंक्रीज करना चाहते हैं। इनिशियली हर स्पीसीज चाहती है कि हमारा पॉपुलेशन बढ़े। सो एवरी स्पीसीज वॉन्ट टू, ये मैं इस तरीके से बना रही हूँ ना, इंक्रीज का साइन है, ठीक है, इंक्रीज इट्स आर। हर स्पीसीज अपने आर को बढ़ाना चाहती है, आर यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को इंक्रीज करना चाहती है। तो इसके लिए वो कुछ स्ट्रेटेजी अपनाती है। क्या करती है, कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाती है। सो स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज आर, कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाती है, कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाती है आर को इंक्रीज करने के। पहला स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्ट्रेटेजी नंबर 1, हमने इनकी स्ट्रेटेजी डिस्क्लोज कर देनी है, ठीक है। ये देखो, ऐसे ही पॉपुलेशन नहीं बढ़ाते, अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन बढ़ाते। जैसे कि कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, जो बोलते हैं हम पूरी लाइफ चिल मारेंगे, वंस अ लाइफ ही ब्रीड करेंगे, ठीक है। सो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम, पूरे जिंदगी में एक ही बार ब्रीड करेंगे। लेकिन देखो अभी हाँ, दो तरीके के यहाँ पे पॉपुलेशन है। हम नॉर्मल कैसे समझाऊं, नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ ऐसे रैंडमली, रैंडमली के बैम्बू ट्रीज के बारे में बात करते हैं, या फिर एक सालमोन नाम का फिश होता है उसके बारे में बात करते हैं। चलो, बैम्बू ट्री भी वैसे ऐसा ऐसा ही एग्जाम्पल के अंदर आएगा, लेकिन सैल्मोन फिश के बारे में बात करते हैं। इधर हम लोग ह्यूमंस के बारे में ही बात कर लेते हैं। ये दो अलग अलग पॉपुलेशन है ना, क्योंकि ये स्पीसीज अलग है, इनका स्पीसीज अलग है, इनका स्पीसीज मिलके अलग पॉपुलेशन, उनका अलग। सैल्मन फिश क्या करती है ना, बहुत चालू है ये। चालू कैसे है, ये बन गई अपनी फिश, तो बहुत चालू है फिश। कैसे चालू, ये ऐसे है, ये क्या करती है, पूरी जिंदगी ऐश करती है, पूरी जिंदगी एक बार ही ब्रीड करती है,
एक बार, सिंगल टाइम। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी को बोलते हैं सैमल पैरस। समझ आया? क्या कहते हैं, सैमल पैरस। एस यानी सैमल और एस यानी सिंगल, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग सैमल पैरस की ब्रीड करते हैं ये लोग। पहला स्ट्रेटेजी तो इनका ये है। दूसरा, PAROUS। तो ये क्या करते हैं, ब्रीड वंस इन इट्स लाइफ टाइम एंड देन खत्म, देन डाइज। एक बार ब्रीड करेंगे पूरी जिंदगी में और फिर मर जाएंगे। इनके एग्जाम्पल क्या आते हैं, इनके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं, जैसे बैम्बू ट्री आता है, बैम्बू ट्री इसका एग्जाम्पल है, एक ही बार फ्लावरिंग करेगा। इसके अलावा इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं ऐसे जो एक ही बार ब्रीड करते हैं। एक होते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस क्या करते हैं, एक बात बताओ, नॉर्मल सोच के, क्या एक ह्यूमन जिंदगी में एक ही बार ब्रीड करता है? एक ही बार ब्रीड करता है? नहीं, कभी भी कर सकता है ये। ठीक है, कभी भी कर सकता है, मल्टीपल टाइम्स, मैनी टाइम्स। 2021, 2025, 2030, आपको समझाने के लिए बता रही हूं मैं, ठीक है। कभी भी ब्रीड कर सकता है ये। तो ये कैसा होता है, कैन ब्रीड मोर देन वंस और रिपीटेडली इन द लाइफ टाइम। तो क्या होता है यहाँ पर, कुछ ऐसे सैमल पेरिस जो होते हैं, ये वर्ड ध्यान रखना, सैमल पेरिस, ठीक है। सैमल पेरिस क्या होता है, सिंगल टाइम में ब्रीड कर सकते हैं जिंदगी में। भगवान ने इनको दिया ये वरदान है, तुम एक ही बार ब्रीड करना बच्चा, वरदान इनको मिला है। लेकिन अभी देखो, एक कहानी सुनाती हूँ, चलो। ये मान लो भगवान जी हैं, ठीक है। अब अब बोलोगे मैम भगवान को भी कैसा बना दिया, ठीक है, भगवान जी है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक इंसेक्ट है, ये सैल्मन फिश ही मान लेते हैं। यहाँ ये एक ह्यूमन है, ठीक है। ये जो है ये सैमल पैरस है, एक ही बार ब्रीड करता है सैमल पैरस। भगवान ने इसको बोला है बेटा तू एक ही बार ब्रीड करेगा इस फिश को, और इसको बोलते हैं इटेरो पैरस। दूसरा स्ट्रेटेजी होता है इटेरो पैरस, सैमल पैरस, इटेरो पैरस। सैमल यानी सिंगल टाइम। तो इसको भगवान ने बोला बेटा तू एक ही बार ब्रीड कर सकता है जिंदगी में, सिंगल टाइम, इन अ लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी में तेरे को जब मन करे तो एक बार ब्रीड कर सकता है। ये भगवान के पास, और इसको बोलते हैं भगवान ह्यूमन को मल्टीपल टाइम कर सकता है, मल्टीपल टाइम, कभी भी जब तेरा मन करे तब। अब इसने कहा, फिश ने, भगवान तू तो मैंने सुना सबके लिए बराबर बराबर करता है, अब तूने मेरे को ये क्यों बोला तू एक ही बार ब्रीड कर सकता है, और तूने इसको ये बोला ये मल्टीपल टाइम कर सकता है, ऐसा क्यों? भगवान, फिश ने बोला नहीं बराबरी होनी चाहिए, तो भगवान ने बोला डोंट वरी, डोंट वरी। क्यों डोंट वरी? भगवान ने बोला तू ब्रीड एक ही बार कर सकता है, लेकिन तू क्या कर सकता है, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। जॉन ये क्या करता है, ये ना छोटे छोटे फिश, स्मॉल साइज के, साइज स्मॉल स्मॉल साइज के, लेकिन लार्ज नंबर, नंबर ज्यादा, साइज तो छोटा होगा नंबर ज्यादा। यानी ये क्या करती है फिश, मान लो एक ही टाइम पर 15-20 बच्चे पैदा करती है, 20-25-30, ठीक है, एक ही टाइम पे। और ह्यूमन क्या करता है, पूरी लाइफ टाइम में 2 या 3 बच्चे पैदा करता है। करता मल्टीपल टाइम ब्रीड है, कि मान लो ये 1997 में बोर्न हुआ है, ये मान लो कि 2001 में बोर्न हुआ है, ब्रीड मल्टीपल टाइम कर सकता है, लेकिन लार्ज साइज के ऑफ स्प्रिंग पैदा करता है ये। ह्यूमन का देखा है ना आप लोगों ने, कितना रहता है, बिल्कुल 3 kg का बच्चा पैदा होता है, तो लार्ज साइज का ऑफ स्प्रिंग होता है, लेकिन एक ही पैदा होता है। नंबर क्या होता है, नंबर कम होता है। चलो बहुत रेयर केस होते हैं, ट्विंस होता है, ट्रिपलेट भी कई बार हो जाता है, बहुत कम रेयर केसेस में,
मोस्टली 1 ही होता है। लेकिन ये फिश को एक साथ 10-20 बच्चे आते हैं, तो भगवान ने क्या किया, बराबरी कर दी। तुझे मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरा जितना मन चाहे तू उतने बेबीज पैदा कर सकता है, लेकिन एक ही एक होंगे तेरे। और फिश को क्या बोला, तू एक ही बार कर सकती है, एक ही बार में 15-20। तो फायदे में कौन रही, फिश। ठीक है, तो ये आपको समझाने का तरीका था। ये यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है इनके थ्रू। समझ आई। तो सिंगल टाइम हिब्रिड करें, एस यानी सिंगल, एस यानी सेमल पैरस। अगर आपसे पूछा जाए सेमल पैरस क्या होता है, बता दोगे आप लोग। सेमल पैरस वो होते हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम ही ब्रीड कर सकते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम ही ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे। और तो यानी इनका आर क्या होगा, आर ज्यादा होगा ना, एक्सपोनेंशियल जूम करके बढ़ेगा, राइट। इसके अलावा इसके अलावा और क्या, इसके अलावा और लार्ज नंबर के होंगे, साइज स्मॉल होगा, स्मॉल साइज, ये पढ़ा। इटेरोपेरस मल्टीपल टाइम कर रहे हैं, इसके अलावा स्मॉल साइज, लार्ज साइज के कर रहे हैं, स्मॉल नंबर में कर रहे हैं। समझ आई। तो इनका कैसा ग्राफ रहेगा, इनका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होता है ह्यूमंस का, ब्रीड करते करते एक टाइम पर लॉजिस्टिक ग्रोथ आ जाता। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों और क्या देखना हमने, हाँ और कहानी देखो आगे। आगे इसी में इसका कंटिन्यूएशन। ये इनकी मदर फिश है, इसने हम 20-25 बच्चे पैदा करती है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से 20 बच्चे इसके एक ही बार इसने इसने वो किया है, ब्रीड किया है एक ही बार। सेमल पेरेस है ये, लेकिन 20 बच्चे। और वहीं पर ह्यूमंस ने 2 बार ब्रीड किया है, 2 बच्चे। इनका क्या, इनका छोटू साइज है, स्मॉल साइज है, नंबर ज्यादा है। इनका क्या है, लार्ज साइज है, नंबर कम है। क्योंकि ना चीजें है ना प्रोपोर्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती हैं। अगर कोई एक चीज ज्यादा होती है ना, दूसरी चीज कम होती है। जैसे कि अगर भगवान किसी, अगर जनरली आप लोग खुद भी देखते होगे, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रहती है। इसी में अगर कोई चीज अच्छी है तो दूसरी चीज खराब होगी, और वही दूसरे बंदे में वो जो दूसरी चीज पहले वाले में खराब है उसमें अच्छी होगी, और क्या पता पहले वाले में जो अच्छी है दूसरे वाले में खराब हो। अब आप बोलेगे मैम क्या टंग ट्विस्टर खेल रहे हो, लेकिन समझ में आई ना। यहाँ पर अगर इसके पास एक फायदा है दूसरा नुकसान है, इसके पास एक नुकसान है तो दूसरा फायदा है। स्मॉल साइज है, नंबर ज्यादा, लार्ज साइज है, नंबर कम। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, ये जो मदर है ये इन 20 बच्चों का ज्यादा ख्याल रख पाएगी, या कि जो ह्यूमन है ये इन 2 बच्चों का ज्यादा ख्याल कर पाएगा। आप खुद सोचो, जैसे पहले के टाइम पे 10-12 बच्चे हुआ करते थे, है ना। तो उस टाइम पर इतना ज्यादा पेरेंटल केयर नहीं होता था जितना आज के टाइम पर पेरेंट्स के पास में एक ही बच्चा होता है और उसके पीछे माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देते उसका करियर बनाने में। और पहले के टाइम पे 10-12 बच्चे होते थे, खेती करने लग जाते थे सारे। लेकिन आज के टाइम पर एक बच्चा होता है और उसके माँ बाप जिंदगी लगा देते हैं बनाने में। यानी जब कम नंबर में ऑफस्प्रिंग होते हैं ना, तो उन बच्चों को पेरेंट्स की केयर ज्यादा मिलती है, पेरेंटल केयर जो है ज्यादा होती है। बेशक इनका क्लच साइज यानी बच्चों का कितना नंबर है, क्लच साइज क्या, क्लच साइज कम है। लेकिन यहाँ पर बेशक इनका क्लच साइज जो है यानी 15-20 बच्चे हैं, इतने ज्यादा है, इनका ज्यादा हो, लेकिन पेरेंटल केयर इन बच्चों को कम मिलेगी इनके मुकाबले, इटेरोपेरेस वालों के मुकाबले। कहानी समझ में आ गई। अब वापस कंसेप्ट पे आ जाते हैं, इसको मिटा देते हो, इसको भी मिटा देते हैं। 2 तरीके की स्ट्रेटेजी होती है, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वंस इन अ लाइफ टाइम। इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं सैमल पेरेस, सैमल पेरेस। दूसरे क्या होते हैं, प्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स, कैन प्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स इन अ लाइफ। इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं, इटेरोपेरस। क्या कहते हैं, इटेरोपेरस। आई बात समझ में, समझ गए सब। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, जैसे कि बैम्बू ट्री, इंसेक्ट, सालमन फिश। इसमें आ जाते हैं ह्यूमंस, ह्यूमंस। इसके अलावा बर्ड्स, ठीक है जी, और ट्रीनियल ट्रीज,
वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स मेनली सेमल्पेरस में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पर स्ट्रेटेजी नंबर 2, मैंने कहा ना अपना आर बढ़ाने के लिए, आर यानी कितना बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा स्ट्रेटेजी होता है इनका आर बढ़ाने के लिए। स्ट्रेटेजी नंबर 2, पहला स्ट्रेटेजी क्या है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, कितने टाइम से प्रोड्यूस कर सकता है ऑफ स्प्रिंग। स्ट्रेटेजी नंबर टू में दो तरीके की स्ट्रेटेजी रखता है। अब जैसे ये है ना, जो सेमल पेरिस वाला है, सेमल पेरिस वाला क्या करता है, सेमल पेरिस वाला जो है ये मान लो कि एक ही बार प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसका दूसरा स्ट्रेटेजी क्या है, आर सिलेक्टेड, यानी वही एक्सपोनेंशियल जूम वाला है ना, स्मॉल आर एक्सपोनेंशियल वाला, और ये के सिलेक्टेड वही लॉजिस्टिक वाला। ह्यूमंस जो है लॉजिस्टिक वाले में आते हैं ना, तो चलो सेमल पेरिस वाले के देख लो, आर क्या है, हाई, एक ही बार में 15-20 बच्चे, लेकिन पेरेंटल केयर पीसी, पेरेंटल केयर क्या है, लो। अब देखो जनरली जब जिनके 15-20 बच्चे होते हैं, जैसे डॉग वगैरह भी जब बच्चे ज्यादा देते हैं तो उनमें से मर भी जाते हैं डॉगीज, है ना। तो मोर्टेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी जो है ये हाई होता है, लेकिन अर्ली स्टेज में, स्टार्टिंग में पैदा होते ही मर जाते हैं, है ना, अर्ली स्टेज में देखने को मिलती है। नेटेलिटी, नेटेलिटी क्या होती है, नेटेलिटी यानी बर्थ कम होती है अर्ली स्टेज में, क्योंकि खतरा रहता है कितने सारे बच्चे होंगे, इसमें से कितने सारे बच्चे मरेंगे। डॉगीज में देखा होगा ना, 4-5 बच्चे होते तो एक दो मर जाता है स्टार्टिंग में, है ना। तो नेटेलिटी यानी बर्थ रेट अर्ली स्टेज, स्टार्टिंग में जो पैदा ही होता है बच्चा उस टाइम पर। इसके अलावा क्लच साइज, क्लच यानी कितने पैदा हुए, क्लच साइज जो है ये ज्यादा होता है, लार्ज होता है। ग्राफ कैसा रहेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, सैमुअल पेरिस वाली। बॉडी साइज कैसा होता है, बॉडी साइज स्मॉल होता है। नंबर कैसा रहेगा, लार्ज, है ना। और लाइफ कितनी रहेगी, हमारे कंपैरिजन में तो कम ही रहती है ना, डॉगीज वगैरह की शॉर्ट लाइफ टाइम रहता है ना। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ मैं बस। दूसरा इटेरोपेरस, मल्टीपल टाइम ब्रीड कर सकते हैं, ये इटेरोपेरस के सिलेक्टेड स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। ये क्या कर सकते हैं, इनका आर क्या रहता है, आर इनके कंपैरिजन में, दूसरे वालों के कंपैरिजन में आर जो है कम रहेगा, क्योंकि एक दो बेबी ही पैदा करते हैं। पेरेंटल केयर लेकिन हाई होती है। इनका जो मरने का टाइम होता है ना, वो लेट स्टेज में, बुढ़ापे वाले स्टेज में देखने को मिलता है। मोर्टेलिटी हाई एट लेटर स्टेज, लेटर एज। और बर्थ यानी नेटेलिटी एट अर्ली स्टेज, बचपन के स्टेज में। इसके अलावा यहां पर क्लच साइज स्मॉल होते हैं, एक या दो बेबी होते हैं, स्मॉल। लॉजिस्टिक ग्रोथ, कैरिंग कैपेसिटी के बारे में आता कंसेप्ट है। लार्ज बॉडी साइज, इसके अलावा बॉडी साइज लार्ज होगा, स्मॉल इन नंबर। एग्जाम्पल के लिए मैंगो, मैमल्स, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये मरते हैं ना, ये डेंसिटी डिपेंडेंट मरते हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट, कितनी डेंसिटी है उस हिसाब से। और लेकिन यहाँ पर जो मरना है ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसे हवा का झोंका आता है, स्पोर्ट्स वगैरह को या कीड़े मकोड़ों को ले जाता है उड़ा के और मर जाते हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट डेथ होती है। समझ गए। एक यहाँ पर एक सर्वाइवरशिप का ग्राफ होता है, वो आप कहोगे तो मैं अभी बता देती हूँ, वरना कल बता दूंगी। कल ही बता देती हूँ मैं, क्योंकि अभी इसका बैटरी थोड़ा सा लो है कंप्यूटर का। वेट, इट्स अबाउट 4%।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें और डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगी जितनी मैं समझा चुकी हूँ आपको। नोट्स भी मैं आपको साथ में ही दे दूंगी, रिटर्न वाले भी और वैसे भी क्वेश्चंस भी करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग। और आप बोलोगे कि मैम ये लेक्चर क्यों इतने कम आ रहे हैं? लेक्चर इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मुझे फीवर है। तो मैं संडे को लेक्चर दे दूंगी आपको अब की बार में, क्योंकि एक लेक्चर मैंने दिया था कल, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।